हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज नए साल के सभी सिस्टर बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी जोश शोश में पढ़ते रहिए और आप अच्छी तरह से वीडियो का अवलोकन करिए और अधिक से अधिक आप जितना हो सके कंटेंट का यूज करिए। और मेरा ये लेसन आपका 41 है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम ये आपके ह्यूमन बॉडी एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें उपापचय एक प्रक्रिया होती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय में एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जो शरीर के भीतर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक समूह होता है। ये प्रक्रिया शरीर के जीवित कोशिकाओं में पोषक तत्वों को तोड़ने, ऊर्जा उत्पन्न करने तथा कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि के लिए उपयोगी पदार्थ बनाने के लिए होती है। यानी उपापचय सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जो हमारी बॉडी का, जो एक जटिल जैविक प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसमें ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, एक जटिल जैविक प्रक्रिया है आपका, और इनका जो होता है पोषक तत्वों को तोड़ने और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि के लिए भी उपयोगी होता है आपका। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका उत्पचन। उत्पचन का इंग्लिश होता है एनाबॉलिज्म। ये प्रक्रिया जिसमें जटिल अणुओं का निर्माण होता है, ऊर्जा का उपयोग करके नई कोशिकाएं, ऊतकों और जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे आपका उदाहरण में देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है यानी संश्लेषण की, उसमें मांसपेशियों और एंजाइमों का निर्माण होता है। डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। लिपिड, जिसे आपको इंग्लिश में लिपिड बोलते हैं, वसा का निर्माण होता है और ऊर्जा भंडारण और झिल्ली निर्माण में सहायक होता है आपका उत्पचन। दूसरा होता है उपचयन यानी कैटाबॉलिज्म्स। यह प्रक्रिया वह है जिसमें बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़कर उत्पन्न किया जाता है और ये ऊर्जा कोशिकाओं के कार्यों को बनाए रखने के लिए एटीपी, एडेनोसिन एंड ट्रिप्टोफैन के रूप में संग्रहित होती है। जैसे आपका ग्लूकोज का टूटना, वसा और प्रोटीन का विघटन होना और कार्बोहाइड्रेट का पाचन और ऊर्जा में परिवर्तन होना, ये कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है आपका। नेक्स्ट, उपापचय के प्रमुख तत्व क्या होते हैं आपके। इसमें मेन तत्व जो होता है एंजाइम होता है, हार्मोन्स होता है और ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं अलग अलग, ये उनके तत्व होते हैं। जैसे एंजाइम के अंदर जैविक प्रेरक होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। ये उत्पचन और अपचयन दोनों प्रक्रियाओं में नियंत्रित करते हैं आपका एंजाइम। दूसरा होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स उपापचय के नियंत्रण और संतुलन बनाने में हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे थायरॉक्सिन हो गया और इंसुलिन, ये जो होते हैं आपको उपापचय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऊर्जा में स्रोत में देखा जाए तो भोजक से पात्र भोजक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब के सब ऊर्जा के स्रोत होते हैं। उनमें इनके चरण क्या होते हैं यानी कितने चरणों से इनका प्रक्रिया उपचयन की चलती है। तो पहला चरण इसका होता है डाइजेशन, दूसरा होता है एनर्जी प्रोडक्शन और चौथा होता है वास्ट रिमूवल यानी अपशिष्ट निष्कासन। तो पाचन डाइजेशन के बीच में भोजन के छोटे टुकड़ों को तोड़कर शरीर द्वारा अपचयित अवशोषित किया जाता है और कोशिकाओं और भोजन तत्वों को ऊर्जा में बदलती हैं। कोशिकाएं भोजन तत्वों को ऊर्जा में यानी एटीपी जिसे कहते हैं में बदलती है। और वास्ट रिमूवल का मतलब ये होता है कि उपापचय के दौरान उत्पन्न विषैली पदार्थ जैसे यूरिया हुआ शरीर से बाहर के रूप में निकाला जाता है आपका। मेटाबॉलिक्स रेट क्या होते हैं आपके, यह शरीर द्वारा ऊर्जा खर्च करने की दर को नापता है। मेटाबॉलिक रेट जो होता है शरीर द्वारा
खर्च ऊर्जा को मापता है आपका। इसको मूल उपापचय दर कहते हैं, आप बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको BMR बोला जाता है, यानी ऊर्जा दर को मापता है आपका। शरीर की न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, शरीर को न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है। और इससे प्रभावित होने वाले जो कारक होते हैं आपके, एक उम्र होता है, दूसरा लिंग होता है, तीसरा आनुवंशिकता होती है, चौथा हार्मोन्स होता है और पांचवा आहार व्यायाम होता है आपका। इससे प्रभावित होते हैं, उपापचय से प्रभावित होने वाले कारक होते हैं। उपापचय में अगर असंतुलित हो जाए आपका, तो उसमें दो केस हो जाता है असंतुलित होने का उपापचय में, हाइपर मेटाबॉलिज्म और हाइपोमेटाबॉलिज्म। हाइपर मेटाबॉलिज्म में अत्यधिक तेज उपापचय होता है, जैसे अपना हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है, और हाइपोमेटाबॉलिज्म में होता है ये धीमा उपचार जाता है, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं आपका। इससे संबंधित कुछ बीमारियां जैसे होती हैं, अगर अपचय में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपका या हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए मेटाबॉलिज्म, तो उसमें दोनों केसों में बीमारियां आपके होने की होती है, जैसे डायबिटीज मधुमेह की बीमारी होती है, ऑबेसिटी मोटापा की, या थायराइड्स इम्बैलेंस हो जाता है आपका, और फैटी लीवर डिसीज जी होते हैं, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। ये आपके संबंधित थे इसकी थ्योरी, और इसके बिहेव पर आपके जो 50 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, उसके बेस पर मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। तो सभी इनम सिस्टमों से मेरा अनुरोध है, कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिए, और मेरी बस एक शुभकामना है कि नए वर्ष नया जीवन नए तरीके से ऊर्जा के साथ तैयारी रखिए और हमेशा आगे की ओर रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि शरीर में वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण अनुसिंथेसिस करने के लिए प्रत्येक जीव प्रकृति से भोजन के रूप में विभिन्न भोज्य पदार्थ को लेकर इनका निरंतर रासायनिक रूपांतरण यानी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं करता है। तो शरीर में पदार्थों के इस रूपांतरण के लिए निरंतर होने वाली समस्त भौतिकी रासायनिक प्रक्रियाओं को मिलाकर कहते हैं। तो सबको मिलाकर क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, शरीर में वृद्धि मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ संश्लेषित करने के लिए प्रत्येक जीव भोजन के रूप में विभिन्न भोज्य पदार्थों को लेकर इसका निरंतर रासायनिक रूपांतरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक रूपांतरण करते हैं। और हमें अभी पता है कि मेटाबॉलिज्म में आपका दोनों होता है, उत्पचय भी होता है, उपचय भी होता है। इसका मतलब कि आपका अपचयन भी होता है और उपचयन की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं इसके अंदर होती हैं। और इसी केस में शरीर का रूपांतरण के नियंत्रण जो समस्त भौतिकी और रासायनिक प्रक्रियाओं को मिलाकर करते हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अर्थात ये एक लेसन का ही टॉपिक है और इसकी एक परिभाषा है। तो ये मेटाबॉलिज्म इसका राइट आंसर संश्लेषण नहीं है, स्वांगीकरण नहीं है, क्रेप्टोफैगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का संरचनात्मक पहलू यानी कंट्रैक्टिव फेस जो होता है, क्या होता है, उपचय या एनाबॉलिक्स, अपचय या कैटाबॉलिक्स, संश्लेषण या स्वांगीकरण। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा आपका, तो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का संरचनात्मक पहलू कंट्रैक्टिव फेज जो होता है, उपचय या एनाबॉलिक्स होता है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म का खंडनात्मक पहलू यानी डिस्ट्रक्टिव फेज क्या होता है। वो कंट्रैक्टिव फेज है, इसमें डिस्ट्रक्टिव फेज क्या होता है, तो आपके एनाबॉलिक्स, कैटाबॉलिज्म, संश्लेषण या क्राइप्टोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला जो आंसर था कि कंट्रास्टिक फेज जो होता है कैटाबॉलिक्स होता है और
एनाबॉलिक्स बताया गया है। और इसका जो खंडात्मक पहलू होता है, देखिए रचनात्मक पहलू होता है बनाना, खंडात्मक पहलू मतलब उसको तोड़ना, तो तोड़ने केस में उसको कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शक्ति अर्थात ऊर्जा का संग्रह करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। शक्ति या ऊर्जा का संग्रह करने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो एक्सरेगोनिक, अंडरगोनिक, अंडरनेजिक या सिरेनेजिक। तो इन तीन चारों में से आपका राइट आंसर होता है अंडरगोनिक होता है। अंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं इनको। रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है उसको अंडरगोनिक कहा जाता है। सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति भूखा कहा जाएगा यदि, अगर एक व्यक्ति भूखा है तो उसको कब कह सकते हैं कि भूखा है? भोजन से ऊर्जा व्यय की पूर्ति नहीं हो पा रही है, शरीर में ग्लाइकोजन और वसा का संचय हो रहा है, भोजन से ऊर्जा व्यय की पूर्ति हो रही है, भोजन में विटामिन की कमी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर ये व्यक्ति भूखा है और भूखा कहा जाता है तब जब कहा जाता है भोजन से ऊर्जा व्यय की, ऊर्जा जो व्यय हो रही है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। अगर उसको पूर्ति नहीं हो रही है तो इसलिए उसको भोजन करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट करेक्ट इसका आंसर है, अर्थात भोजन से ऊर्जा व्यय की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सर्गोनिक प्रतिक्रियाओं में मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? एक्सर्गोनिक प्रतिक्रियाओं में मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, थर्मल एनर्जी या कोल्ड लाइट। तो ध्यान दीजिए, एक्सर्गोनिक प्रक्रियाओं में मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा। काइनेटिक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और पोटेंशियल ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और थर्मल ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपका ऊष्मीय ऊर्जा। और कोल्ड लाइट का मतलब होता है ठंडी रात। तो राइट इसका क्या है? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, शरीर के वे भाग जिसमें खाद्य संचय होता है, यकृत में, वसा पिंड में, पहला दूसरा दोनों में, या विक्र में। तो शरीर के उस भाग जिसमें खाद्य संचय होता है उसको हम, ध्यान दीजिए, यकृत भी कहते हैं और वसा पिंड भी कहते हैं। तो इसका दोनों राइट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड्स, बोथ जिसे कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे शरीर में प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसमें सबसे पहले इसका एमिनीकरण किया जाता है फेफड़ों में, पेशियों में, यकृत में, तिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होता है कि हमारे शरीर से प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एमिनीकरण होता है। एमिनीकरण होता है वो होता है यकृत में। किस में होता है? यकृत में किया जाता है, अर्थात थर्ड इसका राइट आंसर है। अंडरगोनिक प्रतिक्रियाओं में संग्रहित होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा, थर्मल एनर्जी या कोल्ड एनर्जीज। तो प्रतिक्रियाओं से संग्रहित होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि उन्होंने शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? आपका पोटेंशियल एनर्जी, संग्रहित होने वाली। ध्यान दीजिएगा, उसमें संग्रहित की बात किया है, तो इसलिए इसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट है, देखिएगा 10, कोशिकाओं में परिमुक्त ऊर्जा पाने के लिए मुख्यतः कोशिकी ईंधन होता है। कोशिकी जो ईंधन कौन सा चीज है? कोशिकाओं में परिमुक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए मुख्यतः कोशिकी ईंधन कौन कहलाता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या नमक। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या नमक। तो इसका जो राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा कि कोशिकाओं में परिमुक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुख्यतः कोशी जो ईंधन होता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज कहते हैं, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे
पहले उपयोग करता है? वसा का, ग्लाइकोजन का, प्रोटीन का या ग्लूकोज का? यानी भूखा व्यक्ति है तो शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले उपयोग करता है? तो सब के सब देखिएगा, ये शरीर का भंडारण कहलाता है। वसा भी भंडारण एक तरह से है। भूखा व्यक्ति है तो वसा को भी वो अगर फैटी लोग होते हैं, अगर उस खाना नहीं खाते हैं तो वो उनकी वसा से ही उसको एनर्जी मिलती रहती है। तो ग्लाइकोजन हुआ, प्रोटीन हुआ, ग्लूकोज हुआ। लेकिन अगर सबसे पहले किसका उपयोग करता है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो होता है ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। उसका भंडारण, ये चारों भंडारण है, लेकिन ग्लाइकोजन सबसे पहले उसको यूज करता है, अर्थात दूसरा इसका राइट आंसर है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? संश्लेषणात्मक प्रतिक्रियाएं होती है, आहार नाली भोजन का पाचन होता है, ऊर्जा मुक्ति और ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं का योग होता है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा मुक्त होती भी है और ग्रहण भी होती है। यानी कि उपापचय भी होता है, उपचय भी होता है। यानी कि उत्पचन जो बताए हैं, उत्पचन और अपचयन, तो उत्पचन, अपचयन और अपचयन, तो ये सब दोनों जो मिलाकर काम योग होता है। प्रतिक्रियाएं इसमें दोनों होती है। ऊर्जा का संग्रहण भी होता है और ऊर्जा मुक्त भी होती है, यानी ग्रहण भी करते हैं, मुक्त भी होती है। तो इन दोनों प्रतिक्रियाओं का क्या होता है? ये उपापचय एक योग होता है, मतलब कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, साथ में काम करते हैं। थर्ड इसका क्या है आपका? राइट है। ध्यान दीजिएगा, उपापचय का मतलब है दोनों चीज होना आपका। नेक्स्ट, ग्लाइकोसिस के अंतर्गत अनाक्सी स्थिति में पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन किस स्थान पर होता है? यकृत में, मांसपेशियों में, मस्तिष्क में या त्वचा में? ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत अनाक्सी स्थिति में पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन किस स्थान पर होता है? पायरुविक से लैक्टिक अम्ल बनते हैं तो किस स्थान पर होता है? यकृत में, मांसपेशियों में, मस्तिष्क में या त्वचा में? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होता है मांसपेशियों में होता है। कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है, यानी इसका सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेशियों के थकने पर कौन सी अवस्था सबसे उचित होती है? पेशियां अगर थक जाती है तो उसमें कौन सी अवस्था सबसे उचित मानी जाती है? आपका पहला है कि कम एटीपी, कम ग्लाइकोजन, अधिक लैक्टिक अम्ल। अधिक एटीपी, अधिक ग्लाइकोजन, अधिक लैक्टिक अम्ल। कम एटीपी, अधिक ग्लाइकोजन, कम लैक्टिक अम्ल। अधिक एटीपी, शून्य ग्लाइकोजन, शून्य लैक्टिक अम्ल। तो इसमें सबसे उचित अवस्था क्या होती है? अगर पेशियों के थकने पर सबसे उचित जो उसकी अवस्था होती है आपका कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अधिक एटीपी होता है, अधिक ग्लाइकोजन होता है और अधिक लैक्टिक अम्ल जो होती है हमारा होता है। इसलिए हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं? थक जाती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी का लॉस होता है। नेक्स्ट, उच्च ऊर्जी यौगिक होते हैं, उच्च ऊर्जी यौगिक होते हैं, अधिक ऊर्जा वाले जो यौगिक होते हैं, जो उर्वरी एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक क्रियाओं को जोड़ते हैं, जो श्वसन में उत्पन्न होते हैं, जो एटीपी के विघटन में फलस्वरूप बनते हैं, या जो शर्कराएं होती हैं तथा श्वसन के लिए ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा मुक्त करती हैं। तो इस 15 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट, पेशियों के थकने पर कौन सी अवस्था सबसे उचित होती है? सबसे उचित होती है तो बता चुके हैं। उच्च ऊर्जी यौगिक कौन कहलाता है? इसमें आपका राइट आंसर पूछ रहा है, उच्च ऊर्जी स्तर क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, उच्च ऊर्जी यौगिक जो होते हैं आपके, जो शर्कराएं होती हैं अथवा श्वसन के लिए ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा मुक्त करती हैं। तो श्वसन में जिनके कारण ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं तो उसको उच्च ऊर्जी यौगिक कहते हैं। अन्य शर्करा है, मेन से शर्करा होता है। राइट आंसर यानी 4th इज करेक्ट है।
नेक्स्ट, निम्न में से एक के ऑक्सीकरण पर अधिक जल प्राप्त होता है। शर्करा का ऑक्सीकरण करेंगे तब जल प्राप्त होगा, या स्टार्च का करेंगे, या प्रोटीन का करेंगे, या वसा का करेंगे। तो किसका आपका ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण प्रक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अटैच होता है आपका उसमें, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण की अवस्था में हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो उसमें अधिक जल प्राप्त करता है। तो अधिक जल किस में प्राप्त हो गया आपके, ध्यान दीजिएगा, अधिक जो जल होता है हमेशा ध्यान, शर्करा में भी जल ज़्यादा नहीं निकलता है, न स्टार्च में निकलता है और न ही प्रोटीन में। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण जब वसा का होता है तो सबसे ज़्यादा अधिक जल वसा में निकलता है। किसमें, वसा में, यानी कि फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोस के जैविक उपचयन से बना कर्जनधनी यौगिक होता है। पायरुविक अम्ल, एटीपी, एसीटोएसीटेट या एडीपी। तो इसका जो राइट आंसर है, ग्लाइकोजन के जैविक उपचयन से बना कर्जधनी यौगिक जो होता है आपका, वो होता है एटीपी। क्या होता है, एटीपी। एटीपी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस में अंततः बदल जाती है प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, माल्ट ग्लूकोज में, या ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। तो किस में क्या बदलता है, इसका राइट आंसर देखिए, ग्लाइकोलिसिस में अंततः बदल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज जो होता है पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किसमें, ग्लाइकोलिसिस के अंततः में जब प्रक्रिया होती है तो वो ग्लाइकोज जो होता है पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात फोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शरीर में उपापचय क्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं एंजाइमों के द्वारा, लिपिड द्वारा, शर्करा द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, क्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं, तो ध्यान दीजिए, एंजाइम जो होते हैं एक उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक माने जो क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं आपको। तो दिस काल दी उत्प्रेरित, एंजाइम ही उत्प्रेरित, लिपिड भी नहीं होता है, नहीं कि वसा, शर्करा भी नहीं होता है, ना प्रोटीन होता है। तो उत्प्रेरित क्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं वो उपचयन शरीर में, तो वो एंजाइम के ही द्वारा होता है, अर्थात आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, केब्रस चक्र का महत्व क्या होता है। क्रेब्रस चक्र का महत्व क्या होता है, एमिनो अम्ल का निर्माण करना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करना, ATP का निर्माण करना और ग्लूकोज का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण करना। तो ध्यान दीजिएगा, क्रेब्स चक्र का महत्व केवल इसलिए होता है कि ATP का निर्माण करते हैं, ATP का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऊर्जा जो हम तुरंत प्राप्त करते हैं किस रूप में संग्रहित था स्थानांतरित होती है, ग्लूकोज में, ATP में, ADP में या माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ऊर्जा जो तुरंत होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो तुरंत ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा जो हमें तुरंत प्राप्त होती है इस रूप में संग्रहित था स्थानांतरित जो होती है वो ATP में ही होती है। ATP में ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ATP में। शरीर क्रिया विज्ञान के केब्रस चक्र का प्रारंभ होता है पायरुविक अम्ल से, ATP से, लाइसिन से या कार्डियोस्टेरॉइड्स के। तो इसका जो राइट है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो होता है जब भी इसे केब्रस चक्र का प्रारंभ की बात करेंगे तो ATP से ही प्रारंभ होता है। किससे, ATP से ही प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, उसका सेकेंड होगा। ग्लूकोज से वसा का निर्माण निम्न एक के लिए होता है। ग्लूकोज से वसा का निर्माण निम्न एक के लिए होता है। परिवहन तंत्र से अधिक वसा अम्लों का त्याग, अधिक ग्लाइकोजन संचय से यकृत को मुक्ति, रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करना, उपयुक्त सभी। तो 23 का जो राइट आंसर है, 23 का जो राइट आंसर है 23 का जो राइट आंसर है आपका
परिवहन तंत्र से अधिक वसा अम्लों का त्याग, अधिक ग्लाइकोजन संचय से यकृत को मुक्ति और रुधिर शर्करा स्तर से नियंत्रित करना। तो ग्लाइकोज से वसा का निर्माण निम्न में से के लिए होता है। उपरोक्त सभी, ये सभी पॉइंट आपका राइट है। अनिट की फोर्थ। अगला, एंजाइम के संलग्न अकार्बनिक उत्प्रेरक कहलाता है प्रोमोटर, एम्पो एंजाइम, इनहिबिटर या एक्टिवेटर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है एक्टिवेटर कहलाता है। क्या कहलाता है उत्प्रेरक? एक्टिवेटर। एक्टिवेट करता है, दिस कॉल्ड द एक्टिवेटर। जिसको एक्टिव किया जाए एक्टिवेटर कहलाता है। निम्न में से एक जो आपस में मिलाकर लंबी कड़ी बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्यूरिन, पिरीमिडिन्स, एमिनो अम्ल या शर्करा। तो इसमें से राइट आंसर है आपका पिरीमिडिन्स होता है, जो एक लंबी कड़ी बनाकर प्रोटीन का निर्माण करती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सेकेंड होगा। शरीर में वसा का निर्माण लाइपोजेनिस होता है जब रुधिर शर्करा का स्तर सामान्य हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो, यकृत मांसपेशियों में अधिक ग्लाइकोजन का संचय न हो सके, या ग्लूकोज ग्लिसरॉल से संयोग करता हो। तो 26 का, शरीर में वसा का निर्माण लाइपोजेनेसिस होता है जब आपका यकृत और मांसपेशियों में अधिक ग्लाइकोजन का संचय न हो सके, तो उस समय लाइपोजन का निर्माण होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिस्ट्रिक अम्ल चक्र के एक्सैलोएसिटिक अम्ल से संयोग करने से पहले पायरुविक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल, एसिड अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल या एसिटिलिक को ए। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, एसिटिल को ए से होता है, संयोग से पहले बनता है, तो उसको कहते हैं एसिटिक को ए, अर्थात फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमारे शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में के उत्प्रेरक हैं या तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो हमारे शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। क्यों हमारे शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है? क्यों कि ये एंजाइम की जब भी बात हो, ध्यान दीजिएगा, ये एक उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होता है? उत्प्रेरक है, जो किसी क्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो उत्प्रेरक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो ये उत्प्रेरक, जैव क्रियाओं का उत्प्रेरक कहते हैं एंजाइम को। तो आवश्यक आपका थर्ड इज राइट आंसर। हम ग्लूकोज से ऊर्जा को मुख्य रूप से किससे प्राप्त करते हैं? वसी उपाचय से, क्रेब्स चक्र से, लैक्टिक अम्ल से या पायरुविक अम्ल से। तो ऊर्जा जो प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको वे क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र क्या होता है? एटीपी से प्राप्त होता है। एटीपी क्या बोलते हैं? एटीपी चक्र में एटीपी होता है। अगला, यकृत में एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अमोनिया तथा कीटो अम्लों का निर्माण होता है। यकृत में एमिनो जो अम्ल होता है, उसके ऑक्सीकरण जब करेंगे, यानी कि जब ऑक्सीजन जब से ऑक्सीजन संपर्क होती है, हाइड्रोजन निकलती है, उसके फलस्वरूप जो होता है अमोनिया निकलती है, अमोनिया NH3, तथा कीटो अम्लों का निर्माण होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, कीटोजेनिस या कीटोसिस। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं एमिनेशन। तो आपका सेकंड इज राइट आंसर है। 33 का 31 का, ग्लूकोज में जैविक ऑक्सीकरण में ऊर्जा मुक्त पदार्थ होता है। पायरुविक अम्ल, एटीपी, एसिटोएसिटिक या एडीपी। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा,
आपको कितनी बार कि ऑक्सीकरण में ऊर्जा की मुक्त पदार्थ की बात जब भी कहा तो हमेशा उसका राइट आंसर क्या होगा, एटीपी। एटीपी ही हमेशा ध्यान दीजिएगा, लगाइएगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस के प्रत्येक अणु से उत्पन्न होने वाली एटीपी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है या 8 होती है? तो ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि 2, यानी कि दूसरा करेक्ट आंसर है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का अर्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जन से निर्माण या का निर्माण से निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या उपरोक्त सभी, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोज से ग्लाइकोजन से निर्माण होना, ग्लाइकोज से ग्लाइकोजन से निर्माण होना। आपका राइट आंसर क्या है? सेकेंड इज करेक्ट आंसर। किरणोत्सर्ग चक्र संबंधित है किण्वन से, प्रकाश संश्लेषण से, अनाक्षी शोषण से या अक्षी शोषण से। अनाक्षी शोषण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अक्षी शोषण उसे कहते हैं पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण में जैसे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती हो, किण्वन एक प्रकार की प्रोसेस होता है, तो हमारा किरणोत्सर्ग चक्र संबंधित होता है, ध्यान दीजिएगा, अक्षी शोषण से। क्या होता है? हमेशा जो किरणोत्सर्ग चक्र होता है, किरणोत्सर्ग चक्र हमेशा अक्षी शोषण से संबंधित होता है, तो आपका फोर्थ करेक्ट है। ऑक्सीकरण की क्रिया में फास्फोराइलेशन होता है लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गाल्गी काय में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका गाल्गी काय में। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में फास्फोराइलेशन होता है, वो होता है आपका राइट आंसर इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है उष्मा, काइनेटिक ऊर्जा, प्रकाश या पोटेंशियल ऊर्जा। तो उसकी जो ऊर्जा होती है उसको ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं उष्मा, हीट, जिसे कहते हैं हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। आपका क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपका यकृत में शर्करा में ग्लाइकोजन का निर्माण कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस या ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें जो राइट आंसर है, यकृत में शर्करा में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या है आपका? फर्स्ट है, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। यकृत में आर्निथिन चक्र के अंतर्गत हानिकारक अमोनिया के यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, इसको एमिनोफिकेशन कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं या ट्रांसएमिनेशन कहते हैं या उत्सर्जन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, डीएमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण विघटन में एटीपी अणुओं की उत्पन्न संख्या कितनी होती है? एटीपी अणुओं की उत्पन्न संख्या कितनी होती है? ग्लाइकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण विघटन में एटीपी अणुओं की उत्पन्न संख्या जो होती है, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है 38 होती है। कितनी होती है? 38 होती है। नेक्स्ट, एक श्वसनीय एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है कोएंजाइम, एपोएंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज या फास्फोफ्यूटेज। तो इसका जो राइट आंसर है 40 का राइट आंसर जो आपका होगा एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम आने का सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट आपका कुछ विटामिन कोशिकाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि
ये को एंजाइम को कार्य करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये रोगों से रक्षण हेतु बल लगाते हैं, ये पाचन में सहायक होते हैं। तो 41 का राइट आंसर है कुछ विटामिन कोशिकाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि ये को एंजाइम का कार्य करते हैं। को एंजाइम मतलब एंजाइम के सहयोग में काम करते हैं। को एंजाइम होता है एंजाइम के सहयोग में काम करना। प्राणियों में बेसिक मेटाबॉलिज्म दर का नियंत्रण करता है यकृत, पैनक्रियाज, प्यूटरी या थायराइड्स। बेसिक मेटाबॉलिज्म दर का जो नियंत्रण करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थायराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड्स, थायराइड। केब्स चक्र में एसिटिलीन को एंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के संयोग करके निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल का या 6 एनोटिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का या 6 आइसोसिट्रिक अम्ल का। तो इसका जो राइट आंसर है सिट्रिक्स अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सिट्रिक्स अम्ल का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट, मनुष्य में माल्टेज एंजाइम क्रिया करके परिवर्तन करता है pH 7 से अधिक मांड का माल्टोज में, pH 7 से कम मांड का माल्टोज में, pH 7 से अधिक माल्टोज का ग्लूकोज में, pH 7 से कम माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो उसका जो राइट आंसर है आप ध्यान दीजिएगा, pH 7 से अधिक माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तित करता है मनुष्य का माल्टोज एंजाइम क्रिया करके। तो उसका राइट आंसर थर्ड है। कौन से पदार्थ कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कौन से पदार्थ कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? फैट, विटामिन, प्रोटीन, साल्ट यानी नमक। तो कौन सा अधिक करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उनको फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आर्जिने एंजाइम अधिकांश पाया जाता है यकृत में, मस्तिष्क में, हृदय में, विक्र में। कहाँ पाया जाता है? यकृत में, हृदय में, मस्तिष्क में, विक्र में। तो आर्जिनेज एंजाइम अधिकांश यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। यानी कि 46 का आपका फर्स्ट सही है। हमारे शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों में, अस्थियों तथा दांतों में, केवल दांतों में, सभी कोशिकाओं में। हमारे शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? तो हमारे शरीर में फास्फोरस जो होता है न अस्थियों में होता है, न सिर्फ दांतों में होता है, न केवल दांतों में होता है, सभी कोशिकाओं में फास्फोरस पाया जाता है। अर्थात 4 इसका राइट आंसर आपका है। अगला है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी की शुद्ध प्राप्ति 4, 8, 36, 38। एटीपी की शुद्ध प्राप्ति कितनी होती है अणुओं की? तो एटीपी की ध्यान दीजिए हमेशा 8 प्राप्त होती है। कितनी होती है? 8, यानी कि 2 इसी करेक्ट आंसर इसका है। सभी उपापचय क्रियाओं के पथ का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? लैक्टिज्म, सिट्रिक अम्ल, आर्निथिन या एसिटिलीन को एंजाइम। तो इसका राइट आंसर सभी उपापचय क्रियाओं के पथ का जो मिलन बिंदु होता है उसको एसिटिल को एंजाइम बोलते हैं। एसिटिल को एंजाइम बोला जाता है। सभी उपापचय क्रियाओं का पथ का क्या होता है? मिलन होता है। श्वसन में सर्वाधिक फास्फेट बंध ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन में सबसे अधिक फास्फेट बंध ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन में सर्वाधिक फास्फेट बंध ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस में, अनाक्सिस शोषण में, केब्स चक्र में या किण्वन में। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा, केब्स चक्र में बंध ऊर्जा जो उत्पन्न होती है केब्स चक्र में उत्पन्न होती है। अर्थात 3rd इस करेक्ट आंसर इसका है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैंने एनएम सिस्टर से दोबारा अनुरोध है कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिए और ये जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। और मेरे तरफ से दोबारा नए साल की शुभकामनाएं सबके साथ हैं, हमारे आपके पूरे परिवार के साथ है।
आप मेहनत से, मन से लगा करके तैयारी करिए और हमेशा आप सफल होंगी। मेरी यही सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। गुड नाइट्स।